हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज हमारे एक नई क्लास में। तो हम टॉपिक पढ़ रहे थे हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये सभ्यताएं जो है मेसोपोटामिया की, रोम की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनसे एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम जो है इसको मेसोपोटामिया की सभ्यता को समझ रहे थे किसके थ्रू, क्वेश्चंस के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से जो है हम इस सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे और अपने कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर रहे थे। तो इसके 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, ये थर्ड पार्ट है जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि मेसोपोटामिया सभ्यता का परिचय, इसकी जानकारी कैसे प्राप्त हुई हमें, इसमें धर्म के कारण शहर कैसे बने, कि यहाँ का धर्म कैसा था, लोग कैसा खान पान करते थे। शहरीकरण जो है मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वहाँ पर नए नए शहरों का विकास कैसे हुआ, इन सभी को जो है हम देख रहे थे। तो आज हमने जो है पिछले हमारे 2 पार्ट विशाल नगरों के बारे में हमने देखा। मेसोपोटामिया में नगरों की योजना कैसी थी, कैसे नगर थे, इनके बारे में भी हमने डिटेल से 2 क्लासेस में है, 2 पार्ट में 2 क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया है कि शहर जो थे, शहरों में घर कैसे बने हुए थे, और 3 वर्ग कौन कौन से थे मेसोपोटामिया में, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, इनमें कौन कौन सी जो है जाति के लोग आते थे, इनके बारे में भी हमने देखा। शिक्षा व्यवस्था भी हमने देखी कि मेसोपोटामिया में शिक्षा कैसी थी, और किलाकार लिपि लिखने की कौन सी लिपि का प्रयोग मेसोपोटामिया के सभ्यता में लोग करते थे, तो वो किलाकार लिपि का प्रयोग करते थे। तो आज हम जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि लेखन कला के विकास ने मेसोपोटामिया के सामाजिक जीवन को कैसे प्रभावित किया। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं कि लेखन कला का सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। कि लेखन कला की लिखने वाले जो लेखक होते हैं वो समाज के बारे में लिखते हैं, तो उसका जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो डेफिनेटली जो है उस पर, हमारे समाज पर पड़ेगा। लेखन कार्य करने वाला एक प्रभावशाली लिपिक वर्ग पैदा हुआ। लिपिक वर्ग जो कि लिखने का काम करते हैं ना, वो वर्ग पैदा हुआ। यह मिट्टी की पट्टिकाएं बनाकर उन पर लिखता था। पट्टिकाएं मतलब ऐसे जो है मिट्टी की चौकोर वर्गाकार जो है मिट्टी को थपा थपा कर जो है ऐसे बना लिया, आप मान लीजिए बिस्किट से के टाइप का, और उसके ऊपर लिखते थे पट्टिकाएं बनाकर। मेसोपोटामिया में यह कहावत प्रचलित थी कि जो पट्टिकाएं लिखने में प्रवीण होगा, मतलब जो कि इन पट्टिकाओं पर ऐसे लिखने में सबसे ज़्यादा माहिर होगा, प्रवीण होगा, वह सूर्य की तरह चमकेगा। क्योंकि लिपिक का काम था लिखना, बहुत कम लोग जानते थे। तो जिनको भी लिखना आता था और वो जो इन पट्टिकाओं पर साफ सुथरी भाषा में लिख पाता था, उसको जो है ये बोला गया कि वह सूर्य की तरह चमकेगा, मतलब उसका ज़्यादा विकास होगा, वह बहुत ज़्यादा फेमस होगा। लेखन से भाषा और साहित्य का विकास हुआ, कि भाषा निकल कर आए कि कौन सी भाषा का प्रयोग वो लिखने में करते थे। साहित्य किसे कहते हैं, जो कि हमारे लिखे हुए ग्रंथ हैं, किताबें हैं, उनको हम साहित्य ही बोलते हैं। तो लिख लिख कर इन्होंने छोड़ दिया था उनको, ताकि आने वाली जो है पीढ़ियाँ उनको पढ़ सके और ज्ञान प्राप्त कर सके। तो इस तरह से जो है वो साहित्य का भी निर्माण हुआ, जिसने कि सामाजिक सोच बदलने में काफ़ी योगदान दिया। शासकों के लिखित आदेशों ने लोगों के सामाजिक जीवन को संगठित किया। कि जो पहले शासक थे वो अपना आदेश या कानून जारी करते थे तो वो सिर्फ बोलकर बताते थे, लेकिन जब लिखने का ये लिपिक वर्ग पैदा हो गया, लिखने लोगों को लिखना आ गया, लेखन कला का विकास हुआ, तो जो राजा जो कानून या फिर जो शहर बनाते कानून या फिर नियम बनाते थे ना, उनको ये लिपिक वर्ग जो है वो लिख देते थे पट्टिकाओं पे, ताकि वो लोगों को याद रहे। एक लिखित के रूप में कोई भी चीज़ वो ज़्यादा प्रमाणिक होती है बोलने से ज़्यादा, तो लिखने की तरह जो है वो जगह जगह उन पट्टिकाओं को जो है लगा दिया जाता था, ताकि लोगों को ये कानून या नियम याद रहे। इस तरह से जो है लिखित आदेशों ने सामाजिक जीवन को संगठित किया, समाज में जो है थोड़ा सा बदलाव आया, क्योंकि इनमें प्रजा के अधिकार व कर्तव्य बताए जाते थे। जो प्रजा के अधिकार थे, जो कर्तव्य थे, जो नियम थे, उनको जो है उन्होंने अपने इन पट्टिकाओं में लिख दिया था। इसका उदाहरण क्या है कि बेबीलोनिया के राजा हम्मुराबी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये हम्मुराबी, जो बेबीलोनिया का राजा था, ये काफ़ी फेमस था। इसकी विधि संहिता मतलब कानून की एक संहिता, इसने कुछ नियम बनाए थे, कुछ कानून बनाए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे लोगों में, और प्रजा ने उनका पालन भी किया था। तो इसके सबसे ज़्यादा फेमस है
हम्बुराबी की विधि संहिता या फिर नियम की जो संहिता थी, नियम लिखे हुए थे, तो उनको जो है इन पट्टिकाओं पर लिखा गया था। ये जो हम्बुराबी की जो विधि संहिता है, उनको जो पत्थर की शिला पर, पत्थर की शिला मतलब जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, उन पर खोदा गया था, कुरेच कुरेच कर जो है उन पर खोदा गया था, ताकि सब लोग जो है वो कानूनों को जान सके। इस समय विद्यमान यह सबसे प्राचीन विधि संहिता थी। पूछा भी जाता है कि विधि संहिता क्या थी, मतलब किसकी ज़्यादा फेमस थी, तो विधि संहिता किसकी ज़्यादा फेमस थी, हम्बुराबी की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि काल गणना के क्षेत्र में मेसोपोटामिया सभ्यता के योगदान की जानकारी दें। काल गणना का संबंध मुख्यतः किससे है, खगोल विद्या से। इस क्षेत्र में इन्होंने आश्चर्यजनक प्रगति की। वे नक्षत्रों और ग्रहों में अंतर करना सीख गए थे, मतलब कि जो ज्योतिष वर्ग एक पैदा हुआ खगोल विद्या का, उन्होंने जो है नक्षत्रों और ग्रहों का ज्ञान जो है लोगों को करवाया, और इसमें फर्क करना भी उन्होंने सीख लिया। कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की पहले की तरह भविष्यवाणी करने में वो समर्थ थे। उनको सूर्य ग्रहण भी समझ आता था कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है। उन्होंने हमारे सौर मंडल के 5 ग्रहों की अलग अलग पहचान थी। वे आकाश को 12 भागों में बांटकर अलग अलग नामों से पुकारते थे। कहाँ पर, मेसोपोटामिया सभ्यता में सॉरी, जो खगोल विद्या ज्योतिष वर्ग पैदा हुआ, उन्होंने जो है आकाश को 12 भागों में बांटकर अलग अलग नामों से पुकारा। ये नाम आज भी प्रचलन में है। भारत में हम इन्हें राशियां कहते हैं, जो हमारी राशि है ना, जैसे तुला, मेष, ये सभी जो सी हैं होती हैं राशियां, इन राशियों को जो है ये आकाश में बांट कर बताते कि ये तुला राशि का भाग है, ये मेष राशि का भाग आकाश का, और इनको जो हम अभी वर्तमान में जो हमारी राशियों के नाम से जानते हैं। उस समय जो है चंद्रमा की गति की गणना करके चंद्र पंचांग तैयार किया गया, जिसमें कि 12 मास का एक वर्ष था। 12 मास का एक वर्ष, जैसे कि अभी होता है 12 महीने का एक साल होता है ना, वैसे ही जो है उस समय भी था। एक महीने में जो है 4 सप्ताह थे और एक सप्ताह में 7 दिन थे, जैसा कि अभी होता है। 12 घंटों और 1 घंटा में 60 मिनट विभाजित था। समय की यह गणना आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है, जैसा कि आज के समय में है, यह उस समय से ही चला आ रहा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी, उस समय जो है खगोल विद्या में इन सभी बातों का वर्णन है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, एक महीने में 30-31 दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और 24 घंटे होते हैं, 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। ये सारा का सारा जो है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो वर्ग हुआ, ज्योतिष वर्ग हुआ, जिनको कि खगोल विद्या का उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उन्हीं से जो है हमें विरासत में मिला है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यह जो सारा ज्ञान है यह मेसोपोटामिया सभ्यता की विश्व को देन है, कि इस सभ्यता में लोगों ने इन सभी चीज़ों का पता लगाया, और उन्हीं के पता लगाने के बाद जो यह विश्व में प्रसिद्ध हुए, और आज भी जो है हम इसी चीज़ का प्रयोग करते हैं जो हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन करवाया था, आप पार्ट 1 में जाकर देख लीजिएगा कि मेसोपोटामिया सभ्यता पर नोट लिखिए, क्योंकि सबसे पहले हमें इसी क्वेश्चन को पढ़कर जो है हमने अपनी आगे की सीरीज शुरू की थी। तो ये क्वेश्चन मैं दोबारा से रिपीट नहीं करवाऊंगी, क्योंकि क्लास में टाइम वेस्ट हमें नहीं करना। नेक्स्ट, कि उदय एवं विकास के आधार पर मेसोपोटामिया सभ्यता में शहर जो थे वो कितनी तरह के थे, कितनी प्रकार के थे, मतलब कौन से शहर की क्या विशेषता थी, इसके बारे में बताना है। तो मेसोपोटामिया के जो सभी प्राचीन नगर थे वो एक जैसे नहीं थे। कोई भी शहर जो एक जैसा होता भी नहीं है। किसी शहर की कोई विशेषता होती है, जैसे कि आज भी हम वर्तमान में देखते हैं कि कोई शहर किसी चीज़ के लिए फेमस है, कोई शहर किसी चीज़ के लिए फेमस है। तो इसी तरह से जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी नगर जो थे वो एक जैसे नहीं थे। उदय और विकास के आधार पर उन्हें 3 भागों में बांटा गया था। उन 3 भागों को हम देखते हैं। सबसे पहला था मंदिर केंद्रित शहर, टेम्पल सिटी, कि जिनमें ज़्यादा मंदिर थे, जो मंदिरों के कारण जो शहर फेमस था, उनको देखते हम। इनका केंद्र जो था वो धर्म स्थल अथवा मंदिर था। सुमेर की जो सभ्यता थी, जो कि उसमें अधिकांश शहर जैसे कि उरुक, निपुर आदि जो थे वो मंदिर केंद्रित थे। सुमेर जो कि हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता में हमने देखा था ना, कि सुमेर की सभ्यता, असीरियाई की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता,
मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर जो है इन सभी सभ्यताओं का विकास हुआ था। तो सुमेर की सभ्यता के प्रमुख नगर थे उर, उरुक, निपुर। तीन शहर जो है वो काफ़ी फेमस है, आपको याद भी रखने हैं। और ये किसके लिए फेमस थे? ये मंदिर के लिए। ये मंदिर देवलोक थे, मतलब यहाँ पर देवताओं का निवास था, और साथ ही सत्ता व आर्थिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। सत्ता मतलब यहाँ पर राजा का शासन भी था, आर्थिक गतिविधियाँ मतलब यहाँ पर व्यापार, पैसे का लेन देन वगैरह भी होता था। जहाँ पर मंदिर है ऑफ कोर्स वहाँ पर दुकानें होंगी, वहाँ पर मेला भी लगेगा, और वहाँ पर जो है चीज़ों का आदान प्रदान होगा। तो आर्थिक गतिविधियों का केंद्र जो है वो धार्मिक स्थल होते ही होते हैं। जैसे कि आज भी हमारे समय, वर्तमान समय में भी जहाँ पर मंदिर है वहाँ पर जो है दुकानें लगती है, तो वहाँ पर चीज़ों का आदान प्रदान भी होता है। लोगों को ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पर वो खरीदते हैं। किसी विशेष दिन जो है वहाँ पर मेला भी लगाया जाता है मंदिर के आसपास। इसी तरह से वो आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे। लोगों ने अपनी आस्था के अनुसार शुरू में जो है कच्ची ईंटों के छोटे छोटे मंदिर बनाए। इनमें भी अपने आराध्य देव मतलब अपने जिसकी उनको पूजा करनी होती थी, जैसे कि अन्न की पूजा करते थे, मछली, आराध्य मतलब देवता, और जो पूजा करते थे ना अपने देवता की, तो अपने देवता को वो अन्न चढ़ाते थे, मछली का चढ़ाते थे, दूध दही चढ़ाते थे, इनका चढ़ावा चढ़ाते थे। जैसे कि आज हम प्रसाद चढ़ाते हैं ना, कोई मखाने चढ़ाते हैं, कोई लड्डू चढ़ाते हैं, कोई पेड़े की सभी प्रकार की मिठाइयों को जो हम प्रसाद के रूप में प्रयोग करते हैं, तो उसी तरह जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता में अन्न, मछली, दूध, दही इनका जो है देवताओं को भोग चढ़ाया जाता था। धीरे धीरे यही मंदिर जो थे वो सार्वजनिक स्थल बन गए, मतलब मंदिर जो है पक्की ईंटों के बनने लगे धीरे धीरे, और लोगों का ज़्यादा आना जाना इन मंदिरों में शुरू हो गया। नेक्स्ट एक हमने मंदिर केंद्रित देखा। दूसरे शहर हैं व्यापार केंद्र, जहाँ पर व्यापार जो है ट्रेडिंग सिटीज, जहाँ पर व्यापार के लिए वो शहर फेमस थे। अब देख लीजिए कोई भी शहर है, जैसे कि आप ये मान लो जो अयोध्या हो गया, मथुरा, ये जो है ज़्यादा मंदिरों के लिए ज़्यादा फेमस है ना ये नगर। इसी तरह से जो है कुछ नगर मंदिरों के लिए फेमस थे और कुछ नगर व्यापार के लिए। जैसे आप दिल्ली, मुंबई, इन सभी शहरों को हम देख सकते हैं जो बड़े बड़े शहर हैं, जहाँ पर जो है बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित है, जो कि व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इसी तरह से जो है उसमें व्यापार के लिए अलग शहर फेमस थे और मंदिरों के लिए अलग शहर। तो मंदिर वालों में हमने देखा था सुमेर की सभ्यता के, एक तो उर शहर था, एक उरुक था, एक निपुर था। तो 3 नगर आपको मंदिर केंद्रित याद रखने हैं। दूसरा जो है अब हम देखते हैं व्यापार केंद्रित शहर। व्यापार प्रत्येक शहर की विशेषता रही, मतलब थोड़ा बहुत व्यापार तो हर सिटी में होता है देखो, लेकिन कुछ नगर जो है वो ज़्यादा फेमस होते हैं सिर्फ व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित होती हैं अभी आज के टाइम में। लेकिन उसमें तो कंपनियां नहीं थी, उसमें जो है हाथों से ज़्यादा काम होता था, फैक्ट्री वगैरह होती थी। लेकिन यह वो शहर थे जो मुख्यतः व्यापारिक गतिविधियों के कारण ही विकसित हुए, इनका ज़्यादा विकास हुआ। ये मुख्यतः व्यापारिक मार्गों एवं नदियों के किनारे फले फूले। मेसोपोटामिया का मारी जो है शहर इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। व्यापार कहाँ पर ज़्यादा होगा? नदियों के किनारे, क्योंकि नदियों में जो उसमें जहाज़ों, नाव के द्वारा ही जो है व्यापार किया जाता था एक शहर से दूसरे शहर तक, क्योंकि इतने जो है यातायात के साधन जो है आज की तरह रेलगाड़ी, ट्रेन, बसें वगैरह तो थी नहीं। पानी में ही जो है अपने नाव के माध्यम से वो व्यापार करते थे। तो नदियों के किनारे जो है धीरे धीरे लोगों ने बसना शुरू किया, वहाँ पर उन्होंने व्यापार स्टार्ट किया, और धीरे धीरे ऐसे करके जो है बड़ी संख्या में नदियों के किनारे बड़े बड़े नगरों का विकास हो गया। तो मेसोपोटामिया का जो मारी नगर है ना, याद रखिएगा, ये व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा फेमस था। ओके, आपसे एक क्वेश्चन, ऑप्शन टाइप वाले जो क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल चॉइस, उनमें पूछ सकता है कि मेसोपोटामिया का कौन सा नगर था जो कि व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा फेमस था। तो वो नगर है मारी। तीसरे टाइप के शहर है सत्ता केंद्रित शहर, इंपीरियल सिटीज। सत्ता मतलब राजा का शासन। सत्ता केंद्रित शहर वो थे जिनका उदय और विकास में सत्ता, शासन की भूमिका ज़्यादा होती थी। इन्हें शाही शहर भी कहा जाता था। ये शुरू में स्थानीय शासकों मतलब स्थानीय राजाओं की सत्ता के केंद्र रहे।
बाद में इनमें से कुछ बड़े शहर राज्य जो है वो राजधानियों के रूप में भी विकसित हुए। मतलब राजा ने अपने उन नगरों को अपनी राजधानियां बना लिया, और राजधानियों के कारण जो है वो राजा के शहर, राजा जहाँ पर रहते थे जिस नगर में, वो नगर ज़्यादा फेमस हो गए। सत्ता का शासन अर्थ होता है शासन, जहाँ पर जो है राजा शासन करता है, राजा जहाँ पर रहता है वो शहर जो है, कई शहर राजा के कारण जो है बड़े लेवल पे फेमस हो गए। तो ये 3 टाइप के हमने नगर देखे, मंदिर केंद्रित, व्यापार केंद्रित और सत्ता केंद्रित। ये 3 टाइप के जो शहर थे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता में थे। नेक्स्ट है हमारा कि मेसोपोटामिया के शहरों में पवित्र क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। पवित्र क्षेत्र तो ऑफ कोर्स वर्ड से ही पता चल रहा है कि धर्म से रिलेटेड है, क्योंकि धार्मिक चीजें जो है वो पवित्र मानी गई है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कई छोटे छोटे फैक्ट निकल के आएंगे, आप उनको याद रखिएगा। कि मेसोपोटामिया में प्रत्येक नगर का अपना एक देवता था, कि जो भी नगर था जहाँ पर मंदिर थे, प्रत्येक नगर में जो है अलग अलग देवता के, लगभग अलग अलग देवता की पूजा होती थी। जैसे कि आज अयोध्या में राम की पूजा होती है, मथुरा जो है वो श्री कृष्ण के लिए फेमस है, ऐसे करके जो है वो अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग नगर फेमस थे। उदाहरण के लिए उर का देवता चंद्र देवता था। जो उर शहर था ना, वहाँ पर चंद्र देवता की पूजा होती थी। और इन्नन्ना जो है वो प्रेम व युद्ध की देवी थी। ये कई फैक्ट है, एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी फैक्ट कैसे याद करनी है। नगर के प्रधान देवता का मंदिर नगर के सबसे ऊंचे स्थल पर होता था। कि जो एक नगर है, एक शहर है, वहाँ का जो प्रधान देवता है, जो देवता है जिसकी पूजा करते हैं सभी नगर के लोग, उसका जो मंदिर होगा वो सबसे ऊंचे स्थल पर होगा, ताकि सभी लोगों को वो दिखाई दे और सभी लोग वहाँ पर जा सके। मतलब एक विशेष जगह थी उसकी, ऊंची जगह। इसी क्षेत्र को जो है वो पवित्र क्षेत्र बोला गया था, कि अपने देवता का जो स्थल है, देवता का जो निवास स्थान है वो ऊंचे स्थल पर है और वो पवित्र क्षेत्र है। मंदिर का यह ऊंचा स्थल जो है मीनारदार कृत्रिम पहाड़ी ही होती थी, जिसे कि पक्की ईंटों से बनाया जाता था। मतलब पक्की ईंटों से जो है एक पहाड़ी के ऊपर जो है मंदिर का निर्माण किया जाता था, और मंदिर का निर्माण किससे होता था? पक्की ईंटों से। इस देव स्थल को क्या कहा जाता था? जिगुरात, जिसका अर्थ होता था स्वर्ग की पहाड़ी। की यहाँ पर जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है इस पहाड़ी पर। इस पहाड़ी पर जो मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर हमारे देवता निवास करते, वहाँ पर जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी को जो है स्वर्ग की पहाड़ी के नाम से बोला गया। यह नगर का केंद्र बिंदु था। मतलब सबसे ज़्यादा फेमस कोई चीज़ होती है, केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट क्या था नगर का? यही पहाड़ी वाला मंदिर। यह देवता का ही नहीं बल्कि नगर के राजा पुरोहित का भी निवास स्थान था। कि जो देवता, जहाँ पर ये पहाड़ी के ऊपर देवता का मंदिर बना हुआ था, वहीं पर जो राजा का महल होता था, राजा के रहने की जगह होती थी। पुरोहित राजा मतलब पुजारी वगैरह जो यहाँ पर रहते थे। पुरोहित का अर्थ क्या होता है? पुजारी राजा। प्रशासनिक व्यवस्था का भी केंद्र था यहाँ पर। शासन मतलब राजा रहेंगे तो वहाँ पर प्रशासन तो राजा के पास था, तो प्रशासन यहीं से चलाया जाता था। नगर और नगर के आसपास के लोग जो है जिगुरात को दूर से देख सकते थे। जिगुरात मतलब इस मंदिर को जो है वो दूर से देख सकते थे, क्योंकि यह काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ होता था। उसमें देववास का एहसास करते थे कि यहाँ पर जो है हमारा इष्ट देवता जो है हमारा रहता है। जिगुरात में जो वो 3 मंजिलें थी, जो वो भी 20 मीटर से अधिक ऊंचा था। जिगुरात मतलब मंदिर को बनाने के लिए बड़े स्तर पर लोगों से बेगार करवाए जाते थे। मतलब काम करवाया जाता था फ्री में, उनको पैसा नहीं दिया जाता था। उनके काम के बदले में मंदिर बनवाने में जो है लोग पूजा करते थे। दूसरे देशों से मंदिर में लगाने के लिए जो है वो कीमती पत्थर व अन्य सामान भी मंगवाया जाता था। रंगदार ईंटें भी बनाई जाती थी, जिससे कि मंदिर की अलग अलग मंजिलों की दीवारों को विभिन्न रंगों से सुशोभित किया गया था। जैसे कि आज के टाइम में भी जो है हम मंदिरों को बनाते ना अच्छे अच्छे तरीक़ों से, कहीं से पत्थर मतलब फर्श जो है उसका किसी चीज़ से, पत्थर की जो चिनाई है मंदिर की वो अलग अलग इन पत्थरों से की जाती है, उसकी सजावट अलग अलग चीज़ों से करते हैं। सेम यही प्रोसेस था यहाँ पर भी। मंदिरों को बहुत अच्छी तरह से जो है बनाया जाता था, सजाया जाता था। लेकिन आपको याद रखना कि यहाँ पर मैं पॉइंट फैक्ट बताती हूँ। इसमें फैक्ट क्या है कि उर देवता
जो उर नगर था वहाँ का देवता कौन था? चंद्र देवता। वहाँ पर चंद्र देवता की पूजा होती थी। आपसे पूछ सकते हैं कि मेसोपोटामिया में उर शहर या उर नगर जो था उसका देवता कौन था? तो चंद्र। और वहाँ पर प्रेम व युद्ध की देवी का क्या नाम था? तो इनान्ना। ठीक है। और जो नगर जो था वहाँ पर मंदिर को क्या बोला जाता था? जिगुरात। जिगुरात जो है यह मंदिर जो था वो कहाँ पर स्थित होता था? एक ऊंची पहाड़ी पर ईंटों से बनाया जाता था। और उसी पहाड़ी पर जो है उसको जिगुरात भी बोल दो या फिर स्वर्ग की पहाड़ी बोल दो, एक ही बात है। जिगुरात को स्वर्ग की पहाड़ी भी बोला गया है। यह जो है सेंटर पॉइंट था। मंदिर सबसे ज़्यादा फेमस होता था नगर में। दूर दूर से लोग जो है इनको देखने आते थे। और इसका दर्शन जो है जिगुरात या फिर मंदिर के दर्शन जो है लोग दूर से ही करते थे और मन में एहसास करते थे कि यहाँ पर हमारे जो है वो देवता निवास करते हैं और वो हमारी अरदास या हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। ठीक है। तो इतना खास नहीं है, लेकिन आपको 3-4 फैक्ट जो मैंने बताए हैं वो आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट और है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता में विभिन्न वर्गों की स्थिति है। जैसे कि हमने देख लिया था ये क्वेश्चन, ऊपर मैंने कराया था, एक बार रिवाइज फिर से करवा देती हूँ कि 3 टाइप के वर्ग हमने देखे थे, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। तो उच्च वर्ग में राजा था इम्पोर्टेंट, लोग देवों का प्रतिनिधि समझते थे, राजा को सबसे ऊंचा भगवान के समान दर्जा दिया हुआ था। दूसरा स्थान पुरोहित पुजारियों का था, जो इनको की धर्म के बारे में ज्ञान था, जो धार्मिक उनसे पूजा पाठ से जुड़े हुए थे पुरोहित, उनको दूसरा स्थान प्राप्त था। शुरू में जो है पुरोहित ही राजा बने थे। पुरोहितों के बाद किसका स्थान आता है? लिपिक का, जो कि लेखन कला का काम करते थे, लिखने का काम करते थे। पट्टे मिट्टी के पट्टिकाओं पर जो लिखते थे राजा के कानूनों को, नियमों को या फिर धर्म से रिलेटेड जो बातें थी उन सभी को जो लिखते थे ना पत्थरों पर या फिर मिट्टी के पट्टिकाओं पर। और अधिकारी जो थे उच्च वर्ग में मुख्य स्थान रखते थे। तो आप याद रखिएगा उच्च वर्ग में कौन थे? सबसे ऊपर राजा है, उसके बाद पुरोहित है, उसके बाद लिपिक वर्ग है, और लिपिक के बाद जो है बड़े बड़े अधिकारी जो कि राजा के महल में रहते थे, ऊंचे पदों पर विराजमान थे, उनका स्थान है। दूसरा है मध्यम वर्ग। तो मध्यम वर्ग में आ गया दुकानदार हो गया, जो कि शॉपकीपर थे, व्यापार करने वाले व्यापारी, चीजें बनाने वाले कारीगर, और जो जमींदार जो कि ज़्यादा ज़मीन के मालिक थे ना जमींदार, वो मध्यम वर्ग में थे। और किसान जो है वो सबसे निचले वर्ग में आएगा। इनका भी शहरी जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था। मेसोपोटामिया के नगरों में व्यापार व दस्तकारी ने उल्लेखनीय विकास कर लिया था। कि मेसोपोटामिया के जो नगर थे वहाँ पर व्यापार जो है वो खूब फल फूल रहा था, नगरों ने खूब विकास कर लिया। कारीगर जो है इनसे वस्तुएं बनाते थे और दुकानदार तथा व्यापारी इन वस्तुओं को देश विदेश में बेचते थे। आर्थिक गतिविधियों पर पुरोहित या राजाओं का पूरा नियंत्रण था। कि मतलब जो उच्च वर्ग था उसका मध्यम वर्ग में जो आते ना कैटेगरीज, दुकानदार, व्यापारी, इन सभी पर पूरा कंट्रोल था। मध्यम वर्ग को सभी तरह का व्यावसायिक लेन देन जो है अधिकारियों के पास लिखवाना पड़ता था। उच्च वर्ग में जो अधिकारी थे, जो लिपिक थे, जो कि लिखने का काम करते थे, उनके पास जो है सभी लेखा जोखा उन्हें लिखवाना पड़ता था कि इस महीने में या इस हफ्ते में कितना व्यापार हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, कितना लाभ हुआ है, सारी चीज़ों को कैलकुलेट उन्हें करवाना पड़ता था। और किस वस्तु को कितने दाम में बेचा गया, A to Z चीज़ें जो थी वो उच्च वर्ग के जो लिपिक अधिकारी थे वो लिखते थे। सबसे निचला वर्ग था निम्न वर्ग। निम्न वर्ग में कौन आएगा? काम करने वाले कामगार और किसान थे। ये नगर के बाहरी भाग में रहते थे, लेकिन समाज में सबसे निचला स्थान जो है गुलामों का था, जो कि राजा के नीचे गुलामी करते थे, उनका कहना मानते थे। गुलाम जो है युद्ध बंदी होते थे, उनको युद्ध में बंदी बनाकर लाया जाता था। कानून सबके लिए बराबर नहीं थे। उच्च वर्ग के किसी व्यक्ति द्वारा निर्धन वर्ग के साथ कठोर दंड नहीं मिला। मतलब मेन ये है कि जो उच्च वर्ग के लोग थे, सबसे ऊंचे वर्ग के, उनको जो है नियम कानून में इतना सख्त नहीं था। अगर वो कोई अपराध भी कर देते थे तो उनको सज़ा कम मिलती थी। अगर वहीं सेम अपराध निम्न वर्ग के किसी व्यक्ति ने या फिर गुलाम ने कर दिया या फिर किसी किसान ने कर दिया तो उनको सज़ा जो है वो सख्त मिलती थी। मतलब भेदभाव था कानूनों में, नियमों में, दंड में। ओके, तो ये मेसोपोटामिया में जो है हमने देख लिया वर्ग का भी कैसा सिस्टम था, कि कौन कौन से वर्ग थे, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। तो ये जो है मैंने आपको तीसरा पार्ट था ये हमारे क्लास का मेसोपोटामिक शब्द। इसमें जो हम क्वेश्चन के माध्यम से आगे भी सीरीज को स्टार्ट रखेंगे।
आगे भी जो हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते रहेंगे। आई होप आपको जो है ये सीरीज पसंद आ रही है, आपको प्रश्नों के माध्यम से ये सभ्यता अच्छे से क्लियर हो रही होगी। पीडीएफ आपको कंप्लीट जब ये चैप्टर हमारा हो जाएगा तो आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूँगी। वैसे भी जैसे मैं समझा रही हूँ आप कॉपी में नोट्स बना सकते हैं कि क्या क्या चीज़ जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि पूछी जा सकती है। मैं हर जगह बता रही हूँ कि ये पूछा जा सकता है, तो आप उसको एज एक लाइन के रूप में जो है नोट कर सकते हैं कि इसमें ये चीज़ें ज़्यादा फेमस है। नोट बनाएंगे तो आपको ज़्यादा इजी होगा याद करने में। ओके, तो सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, आपको अच्छे से समझ आ रहा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।